तो लीनियर प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज 12.2 चल रहा था। 12.2 में पिछले लेक्चर में आपको 2 क्वेश्चंस करके दिखाया गया था, बाकी कुछ क्वेश्चंस दिया गया था घर से बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अभी करके दिखाते हैं, जितना भी हो पाता है आज की क्लास में उतना सारा क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करके दिखाते हैं। तो 12.2 में बेसिकली सारा का सारा वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो 2 क्वेश्चन तो हम लोग कल के क्लास में देख ही लिए थे, उसी टाइप से बाकी क्वेश्चन था करने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बना है कि नहीं बना है? बना लिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ दे क्या? बना लिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 4 नंबर की तरह है। बोल नहीं रहे बाबू? अरे 4 ही नंबर की तरह है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमको लगता है आप बना लिए होंगे, तो 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो 4 की तरह है, वैसे 6 नंबर क्वेश्चन भी 4 ही की तरह है। सब क्वेश्चन तो वैसे ही हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी बना के आपको दिखा देते हैं। जैसे कल आपको 4 नंबर क्वेश्चन जो बनाकर दिखाए थे उसमें नट्स एंड बोल्ट्स बनाया जा रहा था। तो इस 5 नंबर में क्या बन रहा है? स्क्रू बन रहा है। स्क्रू समझते हैं ना, पेच बन रहा है, स्क्रू ए और एक स्क्रू बी। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका 4 नंबर की तरह है, ठीक है। छोड़िए 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 भी एक्चुअली में ये 4-5 की तरह ही है, फिर भी चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको करके दिखा ही देते हैं। पूरा तो नहीं लेकिन कुछ करके दिखाएंगे, देखते हैं। आगे तो आप बना ही लीजिएगा, वहाँ से जहाँ से मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जहाँ पे ला के हम छोड़ते हैं वहाँ से तो आप आगे कर ही लीजिएगा, है ना। तो छोड़िए 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में अंतर कहाँ था, एक सेम क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स, अपना किताब अपने सामने रखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो किताब सामने रखिए और पढ़ते रहिएगा। 6 नंबर में कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स बनाता है पेडेस्टल लैम्प्स एंड वुडन शेड्स। सबसे पहले देखिए, एक सेकेंड बाबू, हम पहले टेबल पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ के हम टेबल बना रहे हैं पहले, बाद में हम ये सब चीज़ समझाएंगे आगे क्या क्या लिखना है। टेबल हम पहले फॉर्म करके दिखाते हैं। कल की क्लास में ये चीज़ आपको बताया गया था, बात नहीं प्लीज़। कल की क्लास में बताया गया था कि जिस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है आप उसको यहाँ लिखिए, बीच वाले में नहीं। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है, क्वेश्चन में बोला है कि कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स बनाता है पेडेस्टल लैम्प्स एंड वुडन शेड्स। तो क्या क्या चीज़ बन रहा है? पेडेस्टल लैम्प और वुडन शेड। तो पेडेस्टल लैम्प और वुडन शेड्स, जो चीज़ मैन्युफैक्चर होता है उसे हम इस खाँचे में डालते हैं। वैसे आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, किसी तरीके से टेबल बना सकते हैं। क्वेश्चन में जो डेटा है बस उसको समझाने से मतलब है, लेकिन हम आपको एक तरीका बता दिए कि मशीन्स वगैरह, जब भी आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करिएगा तो मशीन्स वगैरह इस्तेमाल होगा, है ना। तो मशीन इस्तेमाल होगा या कोई दूसरा चीज़ इस्तेमाल होगा। जैसे हम लोग केक बनाए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में केक जब बना हुआ था तो उसमें फ्लोर और फैट्स यूज हुआ था। तो कभी भी किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करिएगा तो कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, सामान चाहिए या मशीन चाहिए, है ना। सामान चाहिए, मशीन चाहिए, ये सब चीज़ की मदद से हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस किस चीज़ को बनाया जा रहा है? पेडेस्टल लैम्प, पेडेस्टल
लैम्प्स। और क्या बन रहा है बाबू? वुडन सेट्स, वुडन सेट्स। तो मान लीजिए कितना पेडेस्टल लैम्प बना? एक्स। अब वुडन सेट कितना बना? यही ना काम आगे चल के हम करेंगे, ऊपर में डिफाइन करेंगे कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ पेडेस्टल लैम्प्स मैन्युफैक्चर्ड, है ना, यही सब चीज़ आगे करेंगे। तो पहले हम टेबल आपको बना के दिखा रहे हैं ताकि क्वेश्चन का डेटा जो है वो क्लियर हो जाए। आगे देखिए, आपको बताए थे ये पहला जो खांचा है इसमें मशीन्स को डालना है। अब आप लैंप बना, अगर कोई भी कंपनी, कोई इंडस्ट्री अगर लैंप को बनाती है, वुडन सेट को बनाती है, तो उसको मशीन का ज़रूरत होगा। तो इसे बोल रहा है कि इच रिक्वायरिंग, मतलब इसको बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ आ रहा है? ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड अ स्प्रेयर। ग्राइंडिंग कटिंग मशीन चाहिए और स्प्रेयर चाहिए। क्या चाहिए बाबू? ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग बोलिए, कटिंग मशीन, और बताइए, और स्प्रेयर। ये क्वेश्चन में बोला है बाबू। ठीक है, तो जो हमारा इंडस्ट्री है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें क्या क्या बनाया जा रहा है? पेडेस्टल लैम्प्स और वुडन सेट्स। पेडेस्टल लैम्प्स और वुडन सेट्स को बनाने के लिए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन चाहिए और स्प्रेयर चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है इट टेक्स 2 hours ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 hours ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैम्प। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेडेस्टल लैम्प को बनाने के लिए, एक पेडेस्टल लैम्प को बनाने के लिए 2 घंटा किसको चाहिए? ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को, और 3 घंटा किसको चाहिए? स्प्रेयर को। एक लैम्प बनाने के लिए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को कितना आवर देना है बाबू? ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को कितना आवर देना है? बोलिए, 2 घंटा एक पेडेस्टल लैम्प बनाने के लिए। और स्प्रेयर को कितना टाइम देना है? 3 hours। ये किस चीज़ में है बाबू? आवर में। किस चीज़ में है? आवर में, है ना। नेक्स्ट 3 hours, ठीक है, ऑन स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैम्प। ये तो हम लिख ही दिए हैं। आगे कह रहा है कि इट टेक्स 1 hour ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन। 1 घंटा क्या चाहिए बाबू? 1 घंटा किसको चाहिए? ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को 1 घंटा चाहिए। ठीक है बाबू। और आगे कह रहा है कि 2 hours ऑन स्प्रेयर, और 2 घंटा किसको चाहिए? स्प्रेयर को। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? टू मैन्युफैक्चर अ शेड। एक वुडन शेड को बनाने के लिए 1 घंटा ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को चाहिए और स्प्रेयर को 2 घंटा चाहिए। ठीक है। ऑन अ डे द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 hours। कह रहा है कि एक दिन में स्प्रेयर कितने देर के लिए अवेलेबल है? 20 घंटे के लिए अवेलेबल है। on a day, on any day the sprayer is available for at the most 20 hours। स्पेयर कितने देर के लिए अवेलेबल है? 20 hours। हम बोले थे ना, यहाँ पे इस खांचे में आप क्या लिखेगा? अवेलेबल, मतलब मशीन जो है वो कितने देर के लिए अवेलेबल है। अगर किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो मशीन का भी लिमिटेशन होगा कि हम उसको एक दिन में इतना ही घंटा चला सकते हैं, अधिक से अधिक, है ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि स्प्रेयर को हम किसी दिन 20 घंटा अधिक से अधिक, एट द मोस्ट अधिक से अधिक हम 20 घंटा ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, है ना। और क्या बोला है बाबू? एंड द ग्राइंडिंग कटिंग मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 hours। और ग्राइंडिंग कटिंग मशीन जो हमारा है वो एट द मोस्ट अधिक से अधिक 12 घंटा किसी दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट। नेक्स्ट करा द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑन अ लैम्प इज ₹5। प्रॉफिट वाला सेक्शन हम बोले थे कहाँ डालने के लिए बाबू?
बोले थे ना नीचे जो खांचा बनेगा इसे प्रॉफिट डाल दीजिएगा या इसको कॉस्ट के लिए रखे रहिए। किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट का जिक्र होगा, किसी क्वेश्चन में कॉस्ट का जिक्र होगा। तो प्रॉफिट किस चीज़ में दिया है? प्रॉफिट दिया है रुपीज़ में। तो यहाँ साफ साफ बोला है कि द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ए लैम्प, मतलब एक लैम्प को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा वो 5 रुपया होगा, और एक सेट को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा वो ₹3 होगा। ये क्वेश्चन ने बोला है। तो बताइए क्वेश्चन में मेन टारगेट क्या होना चाहिए? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं, कंपनी क्या चाहती है? प्रॉफिट अधिक से अधिक बने। तो क्वेश्चन में बोला है एज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कैन सेल, एज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द लैम्प्स एंड सेट्स दैट ही प्रोड्यूसेस। इस चीज़ को मान लीजिए कि जितना भी वो प्रोड्यूस करेगा, एक मैन्युफैक्चरर उत्पादक इंडस्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होगा लैंप और सेट का, जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा सेल हो जाएगा। इस चीज़ को मानिए। इस चीज़ को मानते हुए तो यहाँ लिखा गया है हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरर उत्पादक जो है वो कैसे प्रोडक्शन करे, डेली प्रोडक्शन कैसे करे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, ताकि इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। यानी इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, यानी प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा बाबू? जेड। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर एक लैंप को हम सेल करेंगे, एक लैंप को सेल करेंगे तो 5 रुपया प्रॉफिट होगा। वैसे करके हम लोग एक लैंप को बनाएंगे तो टोटल प्रॉफिट होगा 5x, टोटल प्रॉफिट होगा 5x। और अगर एक हम शेड को बनाएंगे, एक वुडन शेड को बनाते हैं तो 3 रुपये का फ़ायदा है बेचने पर, तो टोटल हम y बना रहे हैं ना, तो कुल प्रॉफिट कितना होगा? 3y। यही हमारा प्रॉफिट फंक्शन है जिसको हम जेड मानेंगे। इसी प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर पेडेस्टल लैंप कितने संख्या में बना रहा है? x संख्या में, है ना। उत्पादक जो है वो x संख्या का पेडेस्टल लैंप बनाया है और y संख्या का वुडन सेट बनाया है। मतलब कंपनी में, फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में x जो है पेडेस्टल लैंप बना है और y जो है वुडन सेट बना है। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट, माना कि x क्या है बताइए? x क्या है? नंबर ऑफ पेडेस्टल लैंप्स, नंबर ऑफ पेडेस्टल लैंप्स, है ना बाबू। नंबर ऑफ पेडेस्टल लैंप्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड, है ना। y इज इक्वल टू, यहाँ मैन्युफैक्चर्ड लिख देते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? माना कि x क्या है? नंबर ऑफ पेडेस्टल लैंप्स मैन्युफैक्चर्ड। x बता रहा है जितना पेडेस्टल लैंप मैन्युफैक्चर हुआ है उसके संख्या को, है ना। y क्या बता रहा है बाबू? y बता रहा है नंबर ऑफ वुडन सेट्स, नंबर ऑफ वुडन सेट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो स्पष्ट रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि x जो है नंबर संख्या को बता रहा है, पेडेस्टल लैंप की संख्या को, y जो है वुडन सेट की संख्या को बता रहा है। कभी भी नंबर, कभी भी संख्या 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। तो चूंकि x और y संख्या है किसका? पेडेस्टल लैंप्स और वुडन सेट्स का, तो संख्या कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी x का मान 0 से बड़ा या बराबर 0 के हो सकता है। एंड y भी जो है नंबर है, नंबर संख्या है वुडन सेट्स का, तो ज़रूर y का मान भी 0 से बड़ा या बराबर ही हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये जो टेबल बनाएंगे यहाँ लिख देंगे वी विल मेक, या वी मेक द फॉलोइंग टेबल, वी मेक द फॉलोइंग टेबल, वी मेक द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, वी मेक द फॉलोइंग टेबल। तो हम इस फॉलोइंग टेबल को यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। जो नीचे आप टेबल देख रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी मेक द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम द गिवन डेटा ऑफ द क्वेश्चन, है ना। लिख सकते हैं वी मेक द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम द गिवन डेटा ऑफ द क्वेश्चन, है ना।
ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी मेक द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम द गिवन डेटा ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसकी मदद से हम निम्नलिखित ये टेबल को प्रिपेयर किए हुए हैं। अब आपका काम हो चुका है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम भी समझिएगा, कुछ खास नहीं है, समझ रहे हैं ना। प्रोडक्शन वाला तो क्वेश्चन आसान होता है, जो चीज़ प्रोड्यूस करना है उसको आप यहाँ डाल दीजिए, मशीन्स वगैरह यहाँ डाल दीजिए, यहाँ प्रॉफिट या कॉस्ट वाला चीज़ यहाँ डाल दीजिए, मशीन कितने देर के लिए अवेलेबल है यहाँ डाल दीजिए, हो गया, बस बात ख़त्म। उसके बाद प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए बोलेगा, तो प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा 5x प्लस 3y, ये हमारा जेड हो जाएगा, इसी को मैक्सिमम करना है ना। तो क्वेश्चन में क्या आप लिखेंगे बाबू, ये ग्राइंडिंग कटिंग मशीन जो है इज़ नॉट अवेलेबल, वो अधिक से अधिक कितने देर तक के लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन में बोला है कि ग्राइंडिंग कटिंग मशीन वो अधिक से अधिक 12 घंटे के लिए अवेलेबल है, उससे ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्प्रेयर मतलब जो स्प्रे मारता है ना, स्प्रे, जैसे मान लीजिए आप कोई गिफ्ट आइटम बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसको पहले हम बनाएंगे, फिर लास्ट में क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे करेंगे तब ना उसका कलर चेंज आएगा, उसकी खूबसूरती चमक बढ़ेगा, है ना। तो स्प्रेयर जो है वो 20 घंटे के लिए एट द मोस्ट, अधिक से अधिक 20 घंटे के लिए अवेलेबल है, उससे ज़्यादा आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात बताया गया है कि ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, देखिए बाबू, ग्राइंडिंग बताइए, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन हमारे पास 12 घंटा से ज़्यादा के लिए अवेलेबल नहीं है ना। तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन 12 आवर्स। इसीलिए जो कांस्टेंट बनेगा वो कितना हो गया बाबू, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन कितने देर के लिए चला है। अगर आपको एक लैंप बनाना है, तो 2 घंटा चलेगा, जबकि एक स्लैब बनाना है तो 2x घंटा चला। कौन सा मशीन, ग्राइंडिंग कटिंग, इसका यूज़ कितना हुआ, 2x आवर। अगर एक सेट बनाना है तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन 1 घंटा यूज़ में आ रहा है, तो टोटल y बनाना है ना, तो टोटल कितना घंटा यूज़ आया, y। तो इसको कितना देर तक यूज़ किए, x लैंप बनाने के लिए, x संख्या का लैंप बनाने के लिए 2x घंटा चला, एक लैंप बनाने के लिए 2 घंटा चलेगा, तो x लैंप बनाने के लिए 2x घंटा चलेगा, 2x घंटा चला। अच्छा, एक सेट बनाने के लिए 1 घंटा चल रहा है ग्राइंडिंग कटिंग, तो y सेट बनाने के लिए y घंटा चलेगा, तो ये टोटल कितना आवर चला, इतना आवर चला। लेकिन ये अधिक से अधिक अगर ये अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में करा है, एट द फुल कैपेसिटी मैंने पूरा का पूरा देर मशीन चल गया, तो फुल कैपेसिटी क्या हो गया इसका, 12 का 12 घंटा नहीं, एट द मोस्ट अधिक से अधिक 12 घंटा चल सकता है या उससे कम भी चल सकता है। समझ रहे हैं बात। तो ये कांस्टेंट यहाँ पे तैयार हो चुका है। नेक्स्ट, अब स्प्रेयर जो है वो कितने देर के लिए अधिक से अधिक उपलब्ध है, 20 घंटे के लिए। तो क्या लिखिएगा, बोलिए बाबू, स्प्रेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर, बोलो, मोर देन, बोलिए बाबू, मोर देन 20 आवर्स। इसीलिए तो स्प्रेयर कितना देर चलेगा, 3x और प्लस 2y। स्प्रेयर कितना देर चलेगा, 3x प्लस 2y। अगर एक लैंप बनाना है तो 3 घंटा स्प्रेयर को यूज़ करना है, तो x लैंप बनाने के लिए 3x घंटा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको एक सेट बनाना है तो स्प्रेयर को 2 घंटा यूज़ करना है, जबकि y सेट बनाना है तो 2y घंटा यूज़ करना पड़ेगा। तो स्प्रेयर कितना घंटा यूज़ हुआ है, 3x और प्लस 2y। कितना घंटा यूज़ हुआ है, 3x प्लस 2y। अब ये हमारा जो स्प्रेयर यूज़ हुआ है वो अधिक से अधिक 20 घंटे तक यूज़ किया जा सकता है। इसको मैक्सिमम हम अगर फुल कैपेसिटी पे, मतलब इसको पूरा एकदम समझिए खटवा दें बढ़िया से, इस मशीन का पूरा यूज़ कर दें फुल कैपेसिटी, तो 20 घंटा हो सकता है कि 20 घंटा मैक्सिमम लेवल पे हम इसको यूज़ किए हों या फिर इससे कम ही इस्तेमाल हुआ हो। समझ रहे हैं ना बात। तो ये कांस्टेंट हमारा तैयार हो गया। क्वेश्चन ने बोला है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट फंक्शन जेड कहलाएगा। नहीं समझे बात। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बताइए, टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट इस जगह किस चीज़ का काम करेगा, जेड का। प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, यानी टोटल प्रॉफिट जेड है, समझ रहे हैं ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, अगर एक लैंप बेचेंगे तो 5 रुपये फ़ायदा होगा, एक लैंप बना के बेचेंगे तो 5x रुपया फ़ायदा होगा। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 5x लैंप को बेचने से। अभी तो सेट बेचना बाकी है, अगर एक सेट बेचेंगे तो 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। वाई सेट बना रहे हैं तो वाई सेट बेचेंगे तो 3y का फ़ायदा होगा। तो कितना हो गया, 3y, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब चलिए भाई, सारा कुछ हो गया, क्वेश्चंस को पढ़ लिए, टेबल बना दिए, सब कुछ तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगा, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होगा। उसके बाद आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए क्वेश्चंस को, समझ रहे हैं बात। बोलिए क्या काम किया जाए अब नेक्स्ट, लास्टली क्या लिखते हैं, हेंस, बोलिए बोलिए, हेंस मैथमेटिकल, बोलिए बाबू, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है, बोल नहीं रहे हैं, मैक्सिमाइज। किसको मैक्सिमाइज करना है, इस जेड को। जेड किस चीज़ का काम कर रहा है, प्रॉफिट का। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, जहाँ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, बताइए कॉन्स्टेंट्स क्या है, क्या है बताइए, 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू, थोड़े ना है, लेस दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू 12, और बताइए 3x प्लस 2y इज लेस दैन इक्वल टू 20, और x, y जो प्रोडक्शन हो रहा है संख्या में वो भी तो पॉजिटिव होगा। तो x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, अब इसी पे काम करना है, इसी पे काम करिएगा, अपने आप आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा, पता चल जाएगा किस x और किस y पे मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, x y का मान पता चल जाएगा। x y का मान पता चल गया मतलब कितना संख्या का हमको पेडेस्टल लैंप बनाना चाहिए और कितना संख्या का वुडन सेट बनाना चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ये चीज़ हमें पता चल जाएगा। यही चीज़ हमसे पूछा हुआ है, समझ रहे हैं बात, उतारिए। हो गया, बना लीजिएगा पक्का, जल्दी से बना कर दिखा देते हैं, देख लीजिए जल्दी जल्दी, एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं सिर्फ। क्या करें बताइए, उससे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखा जाए, बोलिए फटाफट, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस विल बी, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस विल बी, क्या इस दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या होगा, बोलिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, फर्स्ट मान लिया जाए, और कौन सा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, सेकेंड मान लिया जाए। चलिए इसको हम अब ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ कर दिया गया। वो सब आप डायरेक्ट करिए, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो उतना नहीं लिखना है कि टू ड्रॉ द लाइन पुट इतना जीरो, सब मन में आप करके सीधा लाइन बना दीजिए, समझ रहे हैं बात। तो ऑलरेडी ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ा आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को लिख लिए हैं। अब आप ये दोनों लाइंस को बना लीजिए। तो लाइंस कैसे बनेगा, इसको ड्रॉ करने के लिए y0, देखो ना y0, तो y0 करोगे तो हो गया 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, तो कौन सा पॉइंट मिला 6 0, y को 0 पुट किए थे ना, तो हो गया 6 0। चलो भाई ये रहा 6 0, इसको ले लो अंदाज से 6 0, ठीक है। और बताइए अब एक बार x 0 करिए तो y 12, x 0 तो y कितना 12, तो कितना हो गया 0 12, ये कौन सा पॉइंट हो गया 6 0, ये कौन सा हो गया 0 0, हो गया 0 0। अब कौन सा पॉइंट है 0 12, तो 0 12 मान लीजिए ये रहा 0 12, तो ये हमारा हो गया कौन सा 0, 12। बस इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ हो गया। कौन सा लाइन है ये, कौन सा लाइन है बताइए जल्दी से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, है ना। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसका नाम a दे दें और इसका नाम b दे दें, समझ रहे हैं। ये लाइन ड्रॉ हो चुका है, इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए y0 पुट करिए, तो y0 पुट करिएगा तो 3x इज इक्वल टू 20 हो गया। x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3 कितना है यहाँ 6.66 आया नहीं, तो ये 6.6 जो आ रहा है इससे बड़ा ना है, तो कुछ यहाँ है, मान लीजिए ये रहा, ये कौन सा है 6.6, जिसको क्या बोलेंगे 20। x का वैल्यू यहाँ पे कितना है इस जगह पे 20/3 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। y जब 0 डालोगे तभी ना x निकलेगा, तो 20/3x और y कितना डाला था 0, तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया, है ना। अब बताइए, अब x का मान 0 पुट करना है। जब x का मान 0 पुट करिएगा तो 2y इज इक्वल टू 20 हो गया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 10 आ गया। y इज इक्वल टू 10 मतलब y 10 आ गया और x को हमने क्या पुट किया 0, तो कौन सा पॉइंट मिला 0 10, तो 0 10 कुछ हमारा ये वाला पॉइंट रहा। ये कौन सा पॉइंट रहा बाबू 0,10। समझ रहे हैं ना बात प्लीज़ नहीं करिए। तो बस आप इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, लाइन ड्रॉ हो जाएगा। हो गया, इस दोनों पॉइंट को मिला दिए, लाइन ड्रॉ हो जाएगा। बड़ी सिंपल सा काम है। बोलिए बाबू ये कौन सा लाइन था, ये लाइन है 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 20, है ना। इसको पॉइंट C नाम दे दें और इसको D नाम दे दें, आ रहा है समझ में। और इस दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है इसको E नाम दे दें। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, कैसे निकालिएगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। ये कौन सा इक्वेशन है सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तो हमको फिजिबल रीज़न देखना होगा कौन सा है। तो फिजिबल रीज़न के लिए क्या काम करेंगे, हम लोग इस लाइन पे अपना स्केल डाल देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और इसका जो इनइक्वलिटी है वो है 2x प्लस वाई। देखिए इनइक्वलिटी क्या दिया है, लेस दैन इक्वल टू 12। तो आप पहले इस पर स्केल डाल दीजिए और इसके नीचे का पॉइंट 0 0 उठाइए और यहाँ डालिए। तो 0 0 डालिएगा तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो गया लेस दैन इक्वल टू 12। तो 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12, ये कथन, ये स्टेटमेंट सही है। 12 बड़ा होता है 0 से। इसका अर्थ है कि इस लाइन के नीचे का ये वाला जो रीज़न है सेलेक्ट होगा, क्योंकि इस लाइन के नीचे से उठाया गया पॉइंट इस लाइन के जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो ये नीचे वाला रीज़न सेलेक्ट होगा। लेकिन मतलब किससे रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ये क्षेत्र आया और एक ये क्षेत्र आया। सिमिलरली आपको अब स्केल जो है इस दूसरे वाले लाइन पर डालना है और जो इसका इन इक्वेशन है, इसका इन इक्वेशन कितना है 3x प्लस 2y और वहाँ देख लीजिए लेस दैन इक्वल टू 20। इसका जो इनइक्वालिटी है यही है ना। तो आप इस लाइन के नीचे से पॉइंट उठाइए 0 0। अब आप इस पॉइंट 0 0 को यहाँ डाल दीजिए, तो ये दोनों हो जाएगा 0, मतलब ये 0 और ये हो जाएगा लेस दैन और इक्वल टू 20। 20 जो है वो बड़ा है 0 से, सही बात है। इस लाइन के नीचे का रीजन सेलेक्ट हुआ, लेकिन किससे मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ये आया और एक ये पोर्शन आया। मैक्सिमम टिक कहाँ मिला आपको, मैक्सिमम टिक कहाँ मिला, ये वाला पोर्शन। तो यही पोर्शन हमारा सेलेक्ट होगा, यही क्षेत्र सेलेक्ट होगा और ये कहलाएगा फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन, इसको हम कह सकते हैं। आप बताइए ये जो फिजिबल रीजन आया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फिजिबल रीजन आया है बाबू, ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, बोलिए जल्दी से। कौन सा फिजिबल रीजन है, बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ये फिजिबल रीजन जो हमको आया वो एक्चुअली में बाउंडेड फिजिबल रीजन आया है, बाउंडेड फिजिबल रीजन। अब हम लोगों को ई पॉइंट जो है वो निकाल देना है। ई कैसे निकालेंगे बताओ। जब ग्राफ पेपर पे आप क्वेश्चन करिएगा ना, तो आपको बहुत जगह ये ई पॉइंट मिल जाएगा, अपने आप कहाँ कटेगा वो दिख जाएगा। ग्राफ पेपर पे जब बनाओगे ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी तुमको दिख जाएगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यहाँ पे कटा है, इसका x इतना है, इसका y इतना है, अपने आप दिख जाएगा ग्राफ पे बनाओगे तब। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रबल हो रहा है तो इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर डेसिमल में आया होगा। जैसे ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट 2 3 20 30 40 50 आए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अगर डेसिमल में आएगा, अगर पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो वहाँ दिक्कत होगा, तो वहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आता है 10 20 20 30, तो वो आपको डायरेक्ट कटा हुआ दिखाई देगा,
ग्राफ पेपर में अच्छा वो आपको अपने आप दिख जाएगा कि भाई ये पॉइंट पे कट हुआ है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट हुआ है, जिसका x गिराओगे तो 20 गिरेगा, y गिराओगे तो 30 गिरेगा। तो वैसे कंडीशन में आप सॉल्व नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिगर में दिख रहा है, ये आपको सीधा मिल चुका है, समझ रहे हैं ना। लेकिन कहीं कहीं फंस जाइएगा, कहीं कहीं क्या हो जाता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है, कोई डेसिमल में चलाएगा, पॉइंट समथिंग आता है, तो फिर वहाँ आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है। अब तो ग्राफ पेपर पे हम बना नहीं रहे हैं, हमको तो पता नहीं कि ई पॉइंट कितना आ रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और ई निकाल लेते हैं। ठीक है, किसको सॉल्व करें, फर्स्ट और सेकेंड को? बोलो बाबू क्या काम किया जाए? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट ई, वी गेट ई, हम ई को प्राप्त करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये 2y होगा, और 2y और 2y सेम होगा, घटा देंगे तो x निकल जाएगा। तो क्या काम कर ले बताइए? जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, इस इक्वेशन फर्स्ट में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि ये 2y बने, और यहाँ 2y ऑलरेडी है। अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2y बन चुका है, अब ये 2y बन चुका है, अब माइनस कर दीजिए सीधा किसको? इक्वेशन सेकेंड को। अब इक्वेशन सेकेंड को इसमें से घटा लीजिए, ऐसा करने से वी गेट हम प्राप्त करेंगे। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने को बोला है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 2y, और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 24। ये जैसा है वैसा बोला उतारने को और माइनस करने को, तो ये मतलब 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 20 डायरेक्ट उतर जाएगा, और माइनस होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये गया। तो 4x में से 3x x हो गया, और बताइए 24 में से 20 गया 4, x 4 निकल गया। अब x आप पुट कर दीजिए, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 4 कहाँ पुट किया जाए? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, कहीं पुट कर दीजिए, सेकेंड में भी कर दीजिए, है ना। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो गया? 2 इंटू एक्स की जगह 4, और प्लस y इज इक्वल टू 12। आप बताइए कितना है? y इज इक्वल टू 4 आया। अब आपको ये आसानी से जब ग्राफ बनाइएगा ना, तो आपको ये पॉइंट कटा हुआ दिख जाएगा अपने आप। जब ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइन जहाँ कट करेगा ना, तो वो साफ साफ दिख जाएगा कि x वहाँ पे 4 है और y वहाँ पे 4 है, तो वहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात? वो ग्राफ पे आपको दिख जाएगा, तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट द कॉर्नर पॉइंट्स आर दिस 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 एंड दिस। नहीं तो कॉर्नर पॉइंट्स कितना हो जाएगा? 0,0, a हो जाएगा 6 0, और e आपको वहाँ पे कटा हुआ दिखाई देगा 4,4 पे, तो e हो जाएगा 4,4 और d हो जाएगा 0,10। समझ रहे हैं बात? आया समझ में? तो बताइए अब पॉइंट e निकल चुका है क्या? x निकल गया, y निकल गया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किए हैं, दोनों लाइन्स को सॉल्व किए हैं, तो कटान बिंदु ही निकल जाएगा, है ना। तो बताइए हेंस e कितना हो जाएगा? हेंस पॉइंट e इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, तो हेंस e जो होगा, e हो जाएगा x का मान है 4 और y का मान है 4। अब बताइए फिजिबल रीजन कौन सा है? तो फ्रॉम फिगर, हम फिगर से बोल सकते हैं या चलो आगे करके दिखाएंगे, जगह कम है। इसको उतार लो जल्दी से, उतारो जल्दी से। अब देखिए आगे का सॉल्यूशन, तो हम लिख सकते हैं फिजिबल रीजन इज, कैसा बताओ? फिजिबल रीजन इज बाउंडेड के अनबाउंडेड? सॉरी, फिजिबल रीजन इज, बोलिए, बाउंडेड। बाउंडेड हैविंग कॉर्नर पॉइंट्स, हैविंग कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कितना है बताइएगा? इसका कॉर्नर पॉइंट्स है ओ कितना? ओ 0,0, और बताइए कैपिटल ए कितना? 6,0, बताइए। यहाँ ई कितना हो गया? ई आ गया 4,4, तो कैपिटल ई कितना हो गया? 4,4, एंड डी कितना आ गया? 0,10। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? लास्टली टेबल बनाते हैं ना बाबू, तो बस टेबल बना लीजिए और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग अब एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं बाबू बताओ? यहाँ लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ z होता है। z कितना था? बोलिए ना कितना था? 5x + 3y। चलिए कॉर्नर पॉइंट्स बताइए। 0,0 वो पॉइंट करके है, कैपिटल ए पॉइंट है 6,0, और बताइए कैपिटल ई है 4,4, और
और कौन सा है कैपिटल D 0,10, बस z का मान निकालिए, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। x की जगह पे 6 और y की जगह 0, तो 6 बचे 30 हो गया, उधर तो 0 हो गया। यहाँ 4 4 दोनों जगह बैठाइए तो कितना हो गया, 4 डालोगे तो 20 और 4 डालोगे 12, तो 32 आ गया क्या। और बताओ 0 यहाँ डालो, यहाँ 10 डालो, तो x की जगह डालोगे 0, तो ये 0 हो गया, 10 डालोगे तो 30। बोलो मैक्सिमम कौन सा आया है, 32 आया। इसका अर्थ है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 32 रुपया होगा। z मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 32 रुपया होगा। ये कब होगा, जब x 4 है y 4 है। x मतलब पेडिस्टल लैम्प 4 को बनाया जाए और वुडन सेट भी 4 बनाया जाए, समझ रहे हैं ना बात। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमको मिलेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट 32 रुपया हम कमा सकते हैं। कब, जब 4 पेडिस्टल लैम्प को बनाया जाए और 4 वुडन सेट को बनाया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लैंग्वेज में कैसे लिखना होता है हम लिख के दिखा दे रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z को मैक्सिमाइज करना था ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 30 की 32, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 32। और कहाँ पे एट 4, इट मीन्स, इसका अर्थ क्या है, इट मीन्स कितना पेडिस्टल लैम्प, ये किस चीज़ का वैल्यू बता रहा है, x और पीछे वाला y। x क्या था, पेडिस्टल लैम्प का संख्या, और y क्या था, वुडन सेट का संख्या, नहीं। तो इसका अर्थ हुआ इट मीन्स कितना पेडिस्टल लैम्प बनाना चाहिए, कंपनी कितना पेडिस्टल लैम्प को मैन्युफैक्चर करेगी, 4, और कितने वुडन सेट्स को मैन्युफैक्चर करेगी, 4, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो, ₹32 हो, है ना। तो क्या लिखेंगे, इट मीन्स 4, बोलिए 4 पेडिस्टल लैम्प्स, और बताइए एंड 4 वुडन सेट्स should be manufactured, आ रहा है समझ में, should be manufactured to get the maximum profit of rupees 32। इसका आंसर हो गया। क्या लिखा है, इसका अर्थ ये है कि 4 पेडिस्टल लैम्प एंड 4 वुडन सेट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, बनाया जाना चाहिए। 4 पेडिस्टल लैम्प एंड 4 वुडन सेट्स बनाया जाना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 32 रुपया प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये वर्डिंग आपको क्वेश्चन में लास्ट में लिखना है हर जगह, है ना, उतार लीजिए। देखिए इसके बाद आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7 भी बस पुराने क्वेश्चन की तरह है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर सब एक ही जैसा है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर बनाती है ना, 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज़, एक वर्ड आपको मिला है नोवेल्टी सोवेनियर्स। नोवेल्टी सोवेनियर्स जो होता है इसका अर्थ होता है स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह, जैसे हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट क्या हुआ, एक स्मृति चिन्ह हुआ, है ना। तो एक कंपनी है जो नोवेल्टी सोवेनियर्स को बनाती है, मतलब स्मृति चिन्ह को बनाती है, और मेड ऑफ प्लाईवुड, जो किससे बना होता है, प्लाईवुड से। प्लाईवुड समझते हैं ना बाबू, जो प्लाई होता है प्लाईवुड से बना हुआ नोवेल्टी सोवेनियर है जो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, स्मृति चिन्ह, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हम अगर पढ़ें तो आगे क्वेश्चन में दिया है कि सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए, मतलब 2 टाइप का सोवेनियर्स बन रहा है। एक कौन सा, सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए, और एक कौन सा, सोवेनियर्स ऑफ टाइप बी।
ठीक है, दो प्रकार का कंपनी स्मृति चिन्ह बनाती है, सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए एंड सोवेनियर्स ऑफ टाइप बी। तो जो चीज़ मैन्युफैक्चर होता है उसको हम इस बीच वाले में डालते हैं, और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल हो, मशीन का हो, जिस चीज़ का भी हो, उसको हम पहले खांचे में डालते हैं, और मशीन वगैरह जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए वो कितने देर के लिए अवेलेबल है उसको हम यहाँ डालते हैं, और सबसे नीचे हम प्रॉफिट को या कॉस्ट को डालते हैं। तो क्या क्या चीज़ बनाया जा रहा है कंपनी के द्वारा, बताइए। सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए, ठीक है, और बताइए। सोवेनियर्स ऑफ टाइप बी, ठीक है बाबू। क्वेश्चंस आगे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है कि सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए, जो टाइप ए का सोवेनियर्स बनता है, जो स्मृति चिन्ह बन रहा है टाइप ए, प्रकार ए का और प्रकार बी का, तो सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स, इसको बनाने में ज़रूरत है किसका, 5 मिनट ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स ईच फॉर असेंबलिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए स्मृति चिन्ह को बनाना है प्लाईवुड से, तो कंपनी यहाँ पे दो काम कर रहा है, कंपनी में यहाँ दो काम हो रहा है। एक कटिंग का काम हो रहा है, प्लाईवुड को पहले काटा गया है और उसके बाद असेंबल किया गया, मतलब जोड़ जाड़ किया गया। पहले क्या करेंगे, हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, लकड़ी का कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पहले कटिंग करते हैं, मेजरमेंट करेंगे, काटेंगे, उसके बाद उसके असेंबल करेंगे, जोड़ जाड़ करेंगे, ठुक ठाक करके उसको जोड़ जाड़ करके मतलब एक स्मृति चिन्ह तैयार करेंगे, सोवेनियर्स हम तैयार कर देंगे, है ना। तो यहाँ दो चीज़ हो रहा है, पहला काम कटिंग का और दूसरा काम असेंबलिंग का, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहाँ दो काम हो रहा है, एक कटिंग और एक असेंबलिंग, यानी यहाँ पे आपको इस खांचे में कटिंग और असेंबलिंग यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बोलिए बाबू क्या क्या हो रहा है, कटिंग और असेंबलिंग। असेंबलिंग समझते हैं क्या, असेंबलिंग मतलब जोड़ना, ठीक है, कटिंग एंड असेंबलिंग। तो क्वेश्चन में बोला है कि सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए, जो टाइप ए का सोवेनियर्स है, रिक्वायर्स, उसको चाहिए 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग। 5 मिनट किसके लिए चाहिए भाई, सोवेनियर ऑफ टाइप ए बनाओगे तो 5 मिनट किसके लिए चाहिए, कटिंग के लिए, है ना, और 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स ईच फॉर असेंबलिंग। मतलब एक पीस अगर आप सोवेनियर्स बनाना चाहते हैं टाइप ए का, तो कटिंग में 5 मिनट समय लग रहा है और 10 मिनट जोड़ने में लग रहा है, एक पीस बनाने के लिए। तो मानिए हम लोग कितना पीस बनाए हैं, एक्स पीस, आगे हम लोग वहाँ एक्स वाई तो डिफाइन करवे करेंगे, समझ रहे हैं ना बात। अच्छा, किस चीज़ में दिया है, मिनट की आवर में दिया है। एक पीस सोवेनियर ऑफ टाइप ए का एक पीस बनाने के लिए प्लाईवुड को जो कटिंग का काम किया जा रहा है वो 5 मिनट तक किया जा रहा है, और उसके बाद 10 मिनट असेंबलिंग लग रहा है, तब जाके एक पीस सोवेनियर ऑफ टाइप ए तैयार हो जा रहा है। तो यहाँ जो कटिंग और जो असेंबलिंग का काम हो रहा है वो मिनट में या आवर में, मिनट में हो रहा है ना। आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन में दिया है सोवेनियर्स ऑफ टाइप बी, जो सोवेनियर्स है टाइप बी का, रिक्वायर्स, एक पीस बनाने के लिए इसको चाहिए, ज़रूरत है किसका, 8 मिनट्स ईच फॉर कटिंग, माने एक पीस बनाने के लिए 8 मिनट कटिंग का काम करना पड़ेगा, 8 मिनट कटिंग का काम होगा। और बताइए, एंड 8 मिनट्स ईच फॉर असेंबलिंग, और 8 मिनट असेंबलिंग का काम होगा। अगर आपको सोवेनियर ऑफ टाइप बी बनाना है, कंपनी को सोवेनियर ऑफ टाइप बी बनाना है, तो 8 मिनट कटिंग का काम होगा, प्लाईवुड के कटिंग का काम होगा, और 8 मिनट असेंबलिंग का काम होगा, तब जाके एक पीस सोवेनियर ऑफ टाइप बी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वही सारा चीज़ जो टेबल में हम बनाते हैं, जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ डाल देंगे। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ आ रहा है, जैसे यहाँ कटिंग का काम आ रहा है, असेंबलिंग का काम आ रहा है, पहले काटा गया है फिर जोड़ा गया है, वो सब चीज़ हम यहाँ डाल देंगे,
अब कटिंग या असेंबलिंग ये आपको एक दिन में कुछ टाइम टेन्योर के लिए रहेगा। कटिंग का काम हम एक दिन में इतने देर तक कर सकते हैं, या जोड़ने का काम हम एक दिन में इतने देर तक कर सकते हैं, मतलब कुछ आपको यहाँ पे जो अवेलेबल टाइम है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना। तो आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कुछ अवेलेबल टाइम भी हमको दिया रहेगा कि हम कब तक कटिंग कर सकते हैं, कितने आवर्स तक, कितने समय तक कर सकते हैं, और कब तक असेंबली का काम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आगे दिया है कि देयर आर 3 hours and 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग। कह रहा है कि 3 घंटा और 20 मिनट्स, 3 घंटा और 20 मिनट्स अवेलेबल है किसके लिए? कटिंग के लिए। तो इस 3 घंटे को अगर मिनट में आप कन्वर्ट करना चाहिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 60 और मिनट कितना है? 20। तो कुल मिला के कितना हो गया टिकट का? ये 200 मिनट्स, यानी कटिंग का काम कितने देर तक किया जा सकता है? 200 मिनट्स तक। ठीक है, समझ रहे हैं बात? और दिया है 4 hours फॉर असेंबलिंग, और असेंबलिंग का काम कितने देर तक अवेलेबल है? 4 hours तक, मतलब 4 × 60 मतलब कि 240 मिनट्स, 240 मिनट्स तक असेंबलिंग किया जा सकता है अधिक से अधिक। समझ रहे हैं बात? तो क्वेश्चन में दिया है नेक्स्ट द प्रॉफिट फंक्शन का यहाँ जिक्र कर दिया है। तो प्रॉफिट वाला कहाँ पे खांचा बनेगा? या नीचे, ये प्रॉफिट का खांचा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बाबू? प्रॉफिट लिखोगे। देखो टेबल तैयार कर देना है, एक्सप्लेनेशन देके क्वेश्चन बढ़ा लेना है, ठीक है ना। प्रॉफिट किस चीज़ में दिया है बाबू? प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया है रुपीज़ में, ठीक है, समझ रहे हैं। जगह यहाँ पे खाली है तो अच्छे से लिख देते हैं मिनट। यहाँ भी क्या लिखोगे? मिनट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट इज ₹5 ईच फॉर टाइप ए। टाइप ए का जो सोवेनियर्स है उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है? 5 रुपये का। और बताइए ₹6 ईच फॉर टाइप बी। टाइप बी का जो सोवेनियर्स है उस पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है? ₹6। तो बस वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी सोवेनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर। तो कंपनी कितना सोवेनियर्स दोनों टाइप का बनाए ताकि प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो कंपनी कितना सोवेनियर बनाए? मान लीजिए कि कंपनी जो है टाइप ए का सोवेनियर X यूनिट्स बनाया और टाइप बी का जो सोवेनियर्स हैं वो Y यूनिट्स बनाया, Y संख्या का बनाया। समझ रहे हैं? ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग वही काम, एक्सप्लेनेशन का काम करेंगे। मानेंगे x क्या है बताइए? नंबर ऑफ सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए, नंबर ऑफ सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए, ठीक है। और y बताइएगा, y बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ सोवेनियर्स ऑफ टाइप बी। प्रोड्यूस्ड बनाया गया या मैन्युफैक्चर्ड। समझ रहे हैं क्या बाबू? तो x क्या बता रहा है? नंबर ऑफ सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड, और y है नंबर ऑफ सोवेनियर्स ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बताइए एक्स वाई कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एक्स वाई क्या बता रहे हैं? नंबर, संख्या को ना। तो संख्या कभी भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। एंड वाई भी क्या है? वाई भी तो संख्या है, नंबर है। तो नंबर कभी भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे? वी मेक द फॉलोइंग टेबल from the given data of the question, है ना। We make the following table from the given data of the question। जो डेटा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो डेटा है उसको पढ़ के समझ के ये हम नीचे वाला टेबल बनाए हैं। बताइए आगे क्या लिखा जाए? कटिंग इज अवेलेबल। कटिंग का काम जो है वो अवेलेबल है, नॉट मोर देन 200 minutes। तो कटिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन 200 minutes।
बोल सकते हैं ना? तो क्या बोले बताइए बाबू? कटिंग इज नॉट अवेलेबल, कटिंग इज नॉट अवेलेबल, बोलिए, फॉर मोर देन, नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन कितना? मोर देन 200 मिनट्स। कटिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन 200 मिनट्स। कटिंग जो है वो 200 मिनट से ज़्यादा के लिए उपलब्ध नहीं है। माने कटिंग का जो काम है, जो कटिंग वर्क है, तो कटिंग वर्क इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन 200 मिनट्स। तो इसीलिए तो कटिंग का जो टाइम टेन्योर है, टाइम टेकिंग है, वो कितना है? 5x और प्लस 8y। कितना है बाबू? 5x और प्लस 8y। 5x प्लस 8y क्या हो जाएगा? कटिंग कितने देर तक अवेलेबल है? अधिक से अधिक 200 मिनट्स या उससे कम देर के लिए ही अवेलेबल होगा। कुछ लोग उतारने में व्यस्त लग रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हमको एक पीस बनाना है तो एक पीस बनाने के लिए कटिंग में कितना समय देना पड़ेगा? 5 मिनट। तो x पीस बनाने के लिए 5x मिनट देना पड़ेगा। अच्छा एक पीस बनाना है अगर y टाइप, b टाइप का, अगर b टाइप का एक पीस बनाना है तो 8 मिनट देना होगा। तो वैसे y पीस हम बना रहे हैं ना, तो 8y मिनट देना पड़ेगा। तो टोटल कितना मिनट खर्च हुआ? टोटल जो मिनट खर्च हुआ वो 5x और प्लस 8y। अगर एक पीस बनाना है टाइप ए का तो 5 मिनट कटिंग के लिए, तो x पीस बनाने के लिए 5x मिनट कटिंग के लिए। किसका? टाइप ए का x पीस बनाने के लिए 5x मिनट लगेगा। अगर हमको टाइप बी का एक पीस बनाना है तो 8 मिनट लगेगा कटिंग के लिए। तो हमको y पीस बनाना है तो 8y मिनट लगेगा। तो टोटल कितना हुआ? 5x प्लस 8y। इतना मिनट्स लगेगा किस काम में बाबू? कटिंग में, कटिंग के काम में, है ना। और ये कटिंग का काम जो है वो अधिक से अधिक 200 मिनट्स के लिए उपलब्ध है। इससे ज़्यादा तक आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, या आप इसे कम ही कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5x प्लस 8y लेस दैन इक्वल टू 200। बोलिए समझें कि नहीं समझें? आप बताइए। असेंबलिंग वर्क, जो असेंबलिंग काम है या वर्क ऑफ असेंबलिंग, है ना, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्क ऑफ कटिंग भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वर्क ऑफ असेंबलिंग। वर्क ऑफ असेंबलिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन बोलिए बाबू 240 मिनट्स। ठीक है ना, लिखा है वर्क ऑफ असेंबलिंग, मतलब जोड़ने का जो काम है। यहाँ भी आप लिख सकते थे वर्क ऑफ कटिंग। ठीक है ना, तो वर्क ऑफ असेंबलिंग मतलब जो जोड़ने का काम है इज़ नॉट अवेलेबल, वो उपलब्ध नहीं है। किससे ज़्यादा? 240 मिनट से ज़्यादा। तो आखिर असेंबलिंग में, जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? अगर आपको एक पीस असेंबलिंग करना है टाइप ए का तो 10 मिनट लगेगा। तो x पीस टाइप ए के लिए कितना मिनट्स लगेगा? 10x लगेगा। कितना हो गया? 10x। और प्लस अगर एक पीस बनाना है टाइप बी का तो जोड़ने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट। तो वैसे तो y पीस बनाना है ना, तो टोटल जोड़ने में कितना समय लगेगा? 8y मिनट। तो कितना हो गया? 8y मिनट। अब ये टोटल समय मैक्सिमम कितना यूज किया जा सकता है? असेंबलिंग का जो मैक्सिमम फुल कैपेसिटी पे काम किया जाएगा तो 240 मिनट तक ये काम किया जा सकता है ना, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। वही बोलते हैं एट फुल कैपेसिटी, तो वहाँ पे क्या करिएगा? इक्वल साइन लेके चलिएगा। फुल कैपेसिटी मतलब पूरा का पूरा देर तक हम उसको यूज करनी है, असेंबलिंग करते रहोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240। अगर मैक्सिमम फुल लेवल पे, फुल कैपेसिटी पे काम करना है। और इस जगह क्या हो जाएगा? 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। अगर फुल कैपेसिटी पे काम करना है तो आपको कंप्लीट कटिंग और असेंबलिंग पूरा समय तक कर देना है। तो ये फुल कैपेसिटी पे काम हो गया। आ रहा है समझ में? चलिए, ये हमारा हो चुका है। अब जिसन में क्या बोला है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए। बोला है कि कितना कितना टाइप ए टाइप बी का सोवेनियर्स बनाया जाए
टाइप ए टाइप बी का कितना कितना सोवेनियर्स बनाया जाए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, है ना। तो यानी कि प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करना है। तो प्रॉफिट फंक्शन कितना हो गया, अगर एक पीस बनाओगे टाइप ए का तो 5 रुपया प्रॉफिट, एक्स पीस बनाओगे तो 5x प्रॉफिट। अब बताओ एक पीस बनाओगे टाइप बी का तो 6 रुपया प्रॉफिट, वाई पीस बनाओगे तो 6y प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया 5x और 6y। जिस हिसाब से टेबल बनाना आपको सिखाया ना, बड़ा सिंपल काम होता है। टेबल बना के या उतना दिमाग में नहीं लगाना है, खाली ये गुना कर दीजिए 5x 8y या लेस देन इक्वल टू 200। इधर देखिए 10x 8y लेस देन इक्वल टू 240। लेकिन टेबल का डिजाइन यही रहना चाहिए, समझे। कैसे सोचिएगा, 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200। यहाँ देखिए 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240। अब प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन हो गया 5x प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है तो 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200, 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240। अब प्रॉफिट हो जाएगा 5x प्लस 8y। समझ रहे हैं क्या बात, आ रहा है समझ में। तो बताइए यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो पहले प्रॉफिट फंक्शन को निकाल लो, उसी को जेड मानेंगे ना। तो प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट, यहाँ जेड का काम करेगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, 5x प्लस 8y हो गया, सब कुछ हो गया। क्वेश्चन पर के डेटा तैयार हो चुका है, जो हमारा लीनियर कॉन्स्टेंट्स है वो डेवलप हो चुका है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमें प्राप्त हो चुका है, प्रॉफिट फंक्शन भी हम निकाल लिए हैं। अब प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देंगे, वही सब काम करेंगे जैसे हम लोग आगे बनाते हैं। तो बोलिए लास्टली क्या लिखा जाता है, हेंस, बोलिए बाबू, हेंस मैथमेटिकल, बोलिए हेंस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP इज, क्या करना है, मैक्सिमाइज कि मिनिमाइज, क्या करना है जी, मैक्सिमाइज करना है। किसको, प्रॉफिट को, प्रॉफिट यानी z को, यानी 5x प्लस 8y को मैक्सिमाइज करना है, जहां सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या रहेगा। तो सब्जेक्ट टू, अच्छा 6 है ना, 6y, सॉरी यहाँ पे 6y है। देखो 5x प्लस 6y, तो बोलो यहाँ पे कितना हो गया 6y, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, बोलिए बाबू, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स में क्या बोलिएगा, बोलिए कितना है, 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200। और बताइए 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 8, 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240। और कुछ है, x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिखाई दे देगा, चलो हो ही जाएगा। अब बना लोगे पक्का। इसका क्या लिख देंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, इसको लाइन में बदल देंगे ना, लाइन को ड्रॉ कर देंगे, वही जो पुराना काम 12.1 है उस तरीके से बना लेंगे इसको, समझे। बना लीजिएगा, आप पे छोड़ दें, ठीक है। इसको उतार लीजिए, डू, ये क्वेश्चन आपको आगे कर लेना है, उतारिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब सौदागर, व्यापारी, समझे, एक व्यापारी है। प्लान्स टू सेल, प्लानिंग करता है बेचने का, क्या, 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। प्लीज़ क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से सुन लीजिए, क्वेश्चन समझिएगा तभी आप इसको बना पाइएगा। कह रहा है कि एक व्यापारी, एक सौदागर है जो प्लान करता है बेचने का 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, निजी कंप्यूटर्स 2 प्रकार का बेचना चाहता है, प्लानिंग करता है ना। कौन सा, एक डेस्कटॉप मॉडल एंड अ पोर्टेबल मॉडल। डेस्कटॉप मॉडल आप समझते हैं ना, जो टेबल पर रहता है, डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर। और एक पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सके, जैसे लैपटॉप। लैपटॉप को पोर्टेबल कहते हैं। पोर्टेबल डिवाइस जैसे मोबाइल पोर्टेबल है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जिस चीज़ को हम एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा सकते हैं पोर्टेबल कहलाता है। जो एक जगह फिक्स हो गया वो डेस्कटॉप है ना। तो एक व्यापारी है जो 2 प्रकार का कंप्यूटर्स सेल करने का प्लानिंग करता है। पहला कौन सा है, डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर, और दूसरा है पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर।
डैट विल कॉस्ट ₹25,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो डेस्कटॉप मॉडल है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसका कॉस्ट कितना है? 25,000 कॉस्ट है। और जो पोर्टेबल है, जैसे कि लैपटॉप हुआ पोर्टेबल, तो पोर्टेबल का कॉस्ट कितना आता है? क्या पीस का? एक सिंगल पीस का। समझे? यहाँ लिखा है ही एस्टिमेट्स, वो अनुमान लगाता है, एस्टिमेट करता है, व्यापारी जो है अनुमान लगाता है कि डैट द टोटल मंथली डिमांड, मतलब जो मासिक मांग है, मंथली जो डिमांड है मार्केट का, मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स का जो मंथली डिमांड मार्केट में होगा, विल नॉट एक्सीड, वो ज़्यादा नहीं होगा 250 यूनिट से। जो व्यापारी है, जो प्लानिंग करता है कंप्यूटर्स को सेल करने का, वो इस चीज़ का अनुमान लगाता है, वो एस्टिमेट करता है कि जो कंप्यूटर्स हम स्टॉक करेंगे, जमा करेंगे, रखेंगे, खरीद के अपने पास रखेंगे, तो वो अनुमान लगाता है कि जो मंथली डिमांड मार्केट से आएगा, एक महीना में जो मार्केट से डिमांड आएगा, विल नॉट एक्सीड, वो 250 यूनिट्स, मतलब वो डिमांड जो है 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? यानी मंथली डिमांड जो है वो 250 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विच द मर्चेंट शुड स्टॉक। कह रहा है डिटरमाइन करिए कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, दोनों प्रकार का जो कंप्यूटर्स है वो कितने संख्या में, कितने यूनिट्स में मर्चेंट शुड स्टॉक, व्यापारी को स्टॉक करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम मानते हैं कि जो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो डेस्कटॉप मॉडल कितना संख्या में स्टॉक किया है? एक संख्या में। अरे व्यापारी स्टॉक कर रहा है, स्टॉक करेगा तब ना बेचेगा उसको। तो वही तो बोल रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, डिटरमाइन करिए कि कितना कितना संख्या में दोनों प्रकार के कंप्यूटर्स को मर्चेंट स्टॉक करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इफ़ यदि ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट, ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 lakhs, अगर वो 70 लाख रुपया से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने के स्थिति में है, नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि जो व्यापारी है वो कितना कंप्यूटर स्टॉक किया है। तो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है वो X, और पोर्टेबल कंप्यूटर कितना स्टॉक किया? Y यूनिट्स। X यूनिट्स डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टॉक किया और Y यूनिट्स पोर्टेबल कंप्यूटर्स स्टॉक किया। तो टोटल कंप्यूटर्स कितना स्टॉक हुआ? पहले हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस जो है आपको एक्सप्लेनेशन देकर बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, छोड़ देंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तक, उसके बाद आप बना लीजिएगा। इतना भी समझा दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन समझ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि बनाने में कितना समय लगेगा। तो हो गया, आपको एक मोर और लेस आइडिया दे दिएगा क्वेश्चन का। अब विद्यार्थी जो पढ़ने वाला होता है उसको पूछ किया जाता है, आपको तो हर एक क्वेश्चन हम लोग बना के कर करके दिखा देते हैं। अब इसके बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो बताइए टोटल कंप्यूटर्स व्यापारी कितना स्टॉक किया है? टोटल कंप्यूटर जो व्यापारी है, जो मर्चेंट है, वो कितना स्टॉक किया? X + Y। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मंथली डिमांड होगा, मंथली डिमांड वो 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा अनुमान व्यापारी लगाया है। मंथली डिमांड, तो मंथ में कितना स्टॉक किया है? X + Y। मंथली जो स्टॉक हुआ वो X + Y हुआ, और ये जो स्टॉक है वो 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब ये जो स्टॉक है वो 250 यूनिट तक हो सकता है या उससे कम ही हो सकता है, लेकिन स्टॉक उससे ज़्यादा। X + Y क्या है? X + Y स्टॉक है ना, महीना में जो स्टॉक हुआ है वही ना है। तो जो स्टॉक होगा वो 250 से विल नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये ग्रेटर साइन दिया जाए कि लेस साइन दिया जाए? अगर आप ग्रेटर दीजिएगा मतलब जो स्टॉक है वो 250 से ज़्यादा हो गया, मार्केट का जो डिमांड है वो 250 से ज़्यादा हो गया। जबकि बोला है कि जो मार्केट का डिमांड है, जो डिमांड है वो एस्टिमेट करता है वो 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पे क्या करिएगा, डिमांड 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि 250 के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसके बराबर तो हो सकता है, या डिमांड जो है वो उससे कम हो सकता है। तो उसको स्टॉक कितना करना पड़ेगा। अगर डिमांड 250 से ज़्यादा नहीं है, मतलब डिमांड 250 के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, तो स्टॉक कितना करना पड़ेगा उसको जो स्टॉक करना पड़ेगा, यानी जो x + y का मान होगा वो पूरी 250 स्टॉक कर ले, क्योंकि मार्केट का डिमांड उससे ज़्यादा नहीं है, चाहे उससे कम स्टॉक कर ले। तो यहाँ जो इनइक्वालिटी डेवलप हुआ वो कौन सा हुआ, x + y इज़ लेस दैन इक्वल टू 250। एक इनइक्वालिटी यहाँ पे ये डेवलप हुआ है। ठीक है, हम इस चीज़ को वर्डिंग में क्वेश्चन में करके लिखाएंगे, वर्डिंग इसका समझाएंगे, देंगे आपको वर्ड इसका। और दूसरा बात ये है कि थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपका अंग्रेजी का यहाँ पूरा चेक तो होगा ही, इंग्लिश तो अच्छा होना ही चाहिए। अब हम मान लीजिए कि शॉर्टकट में गलती सलती पढ़ा दें, गलती सलती लिख दें शॉर्टकट में, तो वो अच्छा बात नहीं होगा, क्योंकि हम टीचर हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब आपका अंग्रेजी कमज़ोर है तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है, हम अपना काहे अंग्रेजी ख़राब करेंगे आपके लिए, हमको तो जितना पढ़ाना है उतना तो हम लिखेंगे, है ना। तो यही चीज़ है। तो एक इनइक्वेशन कितना है बताइए, एक इनइक्वेशन कितना है, x + y इज़ लेस दैन इक्वल टू 250। एक इनइक्वेशन आया। अच्छा, डेस्कटॉप मॉडल कितना यूनिट्स स्टॉक किया, मान लो x यूनिट, और पोर्टेबल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स x यूनिट्स व्यापारी स्टॉक किया है, और पोर्टेबल कंप्यूटर्स y यूनिट्स व्यापारी स्टॉक किया है। तो ज़रूर ये x और y नंबर संख्या को बता रहा है, तो दोनों ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो हमारा एक कंडीशन यहाँ से ये भी आ गया। आइए आगे आइए, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि 250 यहाँ तक कि कितना कितना स्टॉक करें ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। और यहाँ लिखा है कि इफ़ ही, मतलब जो व्यापारी है, डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 lakhs, व्यापारी 70 लाख से ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। एंड इफ़ हिज प्रॉफिट वाला बाद में बात करेंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना हुआ बाद में बात करेंगे। व्यापारी कितना इन्वेस्ट नहीं, व्यापारी 70 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। एक सेकंड ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर व्यापारी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदता है, अगर सिंगल पीस खरीदता है व्यापारी, अगर मर्चेंट सिंगल पीस खरीदता है तो 25,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा व्यापारी को एक वो सिंगल डेस्कटॉप खरीदने के लिए। जबकि कितना उसको स्टॉक करना है, x मंथली जो स्टॉक है वो कितना है, x। तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा व्यापारी को। अगर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर परचेज करना है तो 25,000 रुपया उसे खर्च करना पड़ेगा, जबकि उसको स्टॉक कितना करना है, x। तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको। तो एक खरीदने में 25,000, तो x यूनिट खरीदने में 25,000 x, और प्लस अगर एक पोर्टेबल कंप्यूटर खरीदना चाहता है तो व्यापारी को, मर्चेंट को 40,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, जबकि कितना खरीदना है, कितना स्टॉक करना है। तो एक खरीदने के लिए 40,000 रुपये लगेगा, y खरीदना है, y स्टॉक करना है, तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा व्यापारी को, 40,000 y। टोटल रुपया इतना ही खर्च करेंगे व्यापारी जी, तब जाके उनको x और प्लस y संख्या का कंप्यूटर्स स्टॉक में आ जाएगा। इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पैसा खर्च हुआ है वो 70 लाख तक हो सकता है या उससे कम हो सकता है। समझ रहे हैं बात। जो पैसा खर्च हुआ है, ये पैसा खर्च किस में हुआ है, x और y। x डेस्कटॉप कंप्यूटर और y पोर्टेबल कंप्यूटर खरीदने में, उसको स्टॉक करने में ये पैसा इतना ही खर्च हुआ है। तो पैसा कितना खर्च व्यापारी कर सकता है। व्यापारी को जब पैसा खर्च करना है वो 70 लाख से ज़्यादा नहीं करना है। तो टोटल पैसा जो इन्वेस्ट हुआ, टोटल पैसा जो खर्च हुआ है, निवेश हुआ है, वो 70 लाख तक हो सकता है। 70 लाख तक हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्या अगर ग्रेटर करोगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x डेस्कटॉप खरीदने में और y पोर्टेबल खरीदने में जो टोटल रुपया लगा है वो 70 लाख के बराबर या उससे ज़्यादा लगा है।
तो उसे ज़्यादा रुपया थोड़े ना खर्च करना है। 70 लाख तक मैक्सिमम व्यापारी खर्च कर सकता है, उससे ज़्यादा वो खर्च करना नहीं चाहता है। यानी जो पैसा लगा है, जो इन्वेस्टमेंट करना है व्यापारी को, वो 70 लाख के बराबर तक करना है या 70 लाख से कम करना है। तो एक हमारा इन इक्वेशन कुछ यहाँ से ऐसा डेवलप हुआ, यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो गायब हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आ रहे हैं समझ में? आइए साहब, तो एक इन इक्वेशन ये रहा, एक इन इक्वेशन ये रहा। अब आइए प्रॉफिट पे बात करिए। तो प्रॉफिट का जिक्र कर दिया मैंने, प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए बोला होगा कि कितना कितना स्टॉक किया जाए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। नहीं समझे बात? तो प्रॉफिट कितना बता रहा है बताइए। एंड हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज ₹4500। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जो प्रॉफिट है वो 4500 है। तो टोटल कितना स्टॉक हुआ है? x। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 4500 इंटू x। और बताइए पोर्टेबल मॉडल, जो पोर्टेबल मॉडल है उस पर एक पोर्टेबल मॉडल पे जो प्रॉफिट है वो 5000 है। ऐसे करके पोर्टेबल मॉडल कितना है स्टॉक करने के लिए? y परचेज किया है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा सेल करने के बाद? x परचेज किया है, एक सेल कर देगा, एक सेल करेगा, एक बेचेगा, तो फ़ायदा होगा 4500 का, जबकि उसके पास एक संख्या में है तो 4500 इंटू x फ़ायदा होगा डेस्कटॉप को बेचने से, है ना। और एक पोर्टेबल मॉडल अगर सेल करेगा, बेचेगा, तो 5000 का फ़ायदा होगा, जबकि y स्टॉक में है, y सेल करना है, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5000 इंटू y। ये कंप्लीट हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसी प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यानी ये z का काम करेगा। बोलिए समझे हैं या नहीं समझे हैं? आगे यहाँ समझ में? पक्का? क्या जी पूरा पॉलिथी मार के बैठ गए हैं? क्या भोज भात में बैठे हैं क्या? अरविंद भोज भात में बैठा है। सब देश का भविष्य है, सभी यही सब न देश का भविष्य है। सब टेन टान रहता है, सब कैसनो बैठा कैसनो उठा। तो क्या लिख सकते हैं? लेट माना कि मर्चेंट। अब देखिए थोड़ा सा ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लेट मर्चेंट स्टॉक्स करता है। x बात नहीं, लेट मर्चेंट स्टॉक्स x, बोलिए x डेस्कटॉप, ठीक है, x डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड y, बोलो y पोर्टेबल मॉडल या कंप्यूटर्स, ठीक है। क्या लिखा है बाबू? लेट माना कि मर्चेंट स्टॉक्स, व्यापारी स्टॉक करता है, x डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड y पोर्टेबल कंप्यूटर्स। या आप इसको ऐसे लिख सकते थे, लेट x बराबर नंबर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दैट मर्चेंट स्टॉक्स, ठीक है। y बराबर नंबर ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स डैट मर्चेंट स्टॉक्स, ठीक है। या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट मर्चेंट स्टॉक्स, माना कि मर्चेंट जो है व्यापारी स्टॉक करता है x डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड y पोर्टेबल कंप्यूटर्स। तो क्लियरली स्पष्ट रूप से x और y कैसा होगा बताइए? x कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूँकि x y क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इसलिए कभी भी ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मंथली डिमांड है यहाँ लिखा हुआ है, टोटल मंथली डिमांड विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलिए बाबू, टोटल मंथली डिमांड बोलो
टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स, बात प्लीज नहीं करिए, टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल, बोल नहीं रहे हैं, विल नॉट एक्सीड कितना 250 यूनिट्स। व्यापारी इस चीज़ को एस्टिमेट करता है, अनुमान लगाता है कि टोटल मंथली डिमांड जो होगा वो 250 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जो उसको स्टॉक करना पड़ेगा, मतलब जो x + y होगा, टोटल कंप्यूटर्स का जो संख्या होगा वो 250 के बराबर या 250 से कम स्टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मंथली डिमांड अधिक से अधिक 250 है या 250 से कम हो सकता है। समझ रहे हैं बात? आया समझ में? अब आइए आगे बताइए। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप मॉडल कितना है? 25,000। एंड पोर्टेबल मॉडल कितना है? तो कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप मॉडल कॉस्ट ऑफ ए डेस्कटॉप मॉडल, मतलब एक डेस्कटॉप मॉडल जो कंप्यूटर है, कॉस्ट ऑफ अ डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर इज, बोलिए, ₹25,000। समझ रहे हैं ना? एंड कॉस्ट ऑफ ए पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर इज, बोलिए बाबू कितना? ₹40,000। लिखा है कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर, मतलब एक डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर का जो कॉस्ट है 25,000 है। एंड कॉस्ट ऑफ पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ अ पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर, मतलब एक पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर का जो कॉस्ट है 40,000 है। व्यापारी कितना पैसा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है? 70 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो क्या लिखेगा? मर्चेंट डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन, बोलिए, 70 lakhs। आ रहा है समझ में? बाद में करके दिखाते हैं, जगह नहीं है, पहले यहाँ तो बता लीजिए। चलिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है, यहाँ पे अब हमको मेंशन करना है, ध्यान दीजिए। ये तो ठीक है ना, ये वाला? अच्छा, मर्चेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है मर्चेंट डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। मर्चेंट डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन रुपीज, बोलिए बाबू, ₹70 lakhs। इसीलिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा मर्चेंट का? वैसे इन्वेस्टमेंट कितना होगा? अगर एक डेस्कटॉप मॉडल खरीदता है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 25,000। जबकि कितना खरीदना है? X, तो 25,000 इंटू X रुपये खर्च हुआ। किसको खरीदने में? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को खरीदने में, X संख्या का, है ना। अगर पोर्टेबल मॉडल एक सिंगल पीस खरीदता है व्यापारी, तो उसको 40,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, जबकि, बोल नहीं रहे बाबू, जबकि कितना संख्या में पोर्टेबल मॉडल खरीदना है? Y संख्या। तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? कि टोटल पैसा जो खर्च हुआ है टोटल कंप्यूटर्स X और Y को खरीदने में, ये टोटल खर्चा अधिक से अधिक किसके बराबर हो सकता है? 70 लाख के बराबर हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा व्यापारी को इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य हटा दो मुन्ना, तो कितना आ गया बताओ? 25x और प्लस 3 को हटा दिया तो 40y। बोलो यहाँ पे कितना आया? 3 3 6 एक साथ है ना, तो 3 को हटा देगा तो कितना हो गया? 7,000 आ गया। ठीक है,
कॉमन निकल रहा है कुछ यहाँ से? 5 निकल रहा है कॉमन। अरे बोल नहीं रहा है सब चीज़। 5 निकालेगा तो कितना हो गया? 5x, और ये कितना हो गया? 8y। और बताओ 5 को उधर डिवाइड ले जाके कर दो, कितना आ गया बताइए? 5x + 8y, और लेस दैन और इक्वल टू, ये कट जाएगा 14 × 25 = 70, नहीं कटेगा 14 से। तो 2 को 0 0 है ना, अभी 0 0 है, ई आ गया। ठीक है, अब आइए इसको हम मिटा देते हैं। अब बताइए क्या काम करना है? यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, नहीं? तो कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है? डेस्कटॉप मॉडल पे कितना प्रॉफिट हुआ है? एक सिंगल पीस पे 4500, और पोर्टेबल मॉडल जो है उसके सिंगल पीस पे कितना प्रॉफिट? 5000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 4500 एक सिंगल डेस्कटॉप पे, जबकि कितना डेस्कटॉप है? x, तो 4500x। और सिंगल पोर्टेबल कंप्यूटर पे प्रॉफिट है 5000, जबकि कितना है y। तो ये टोटल प्रॉफिट है जिसको हम z मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को ही हमको मैक्सिमाइज करके दिखाना है ना। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा वर्डिंग और हमको लिखना है कि सिंस प्रॉफिट ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रॉफिट ऑन ए डेस्कटॉप, बोलिए बाबू, कंप्यूटर इज, बोलो, ₹4500 एंड बताइए, एंड प्रॉफिट ऑन ए, बोलिए बाबू कितना? प्रॉफिट ऑन ए पोर्टेबल कंप्यूटर इज ₹5000। क्या लिखा है? सिंस, चूँकि प्रॉफिट ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ ₹4500, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके एक पीस पर मतलब एक पीस, एक जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है उस पर प्रॉफिट हुआ 4500 का, एंड प्रॉफिट ऑन ए मतलब एक पोर्टेबल कंप्यूटर पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना? प्रॉफिट कितना होगा? 5000 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि हमको टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना? समझ रहे हैं बात? तो टोटल प्रॉफिट बताइए कितना होगा? इसलिए टोटल प्रॉफिट इस जगह जेड का काम करेगा, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, जेड का काम करेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को सेल करने से 4500 रुपया बचा प्रॉफिट के तौर पे, तो हमारे पास कितना है? x है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 4500 × x डेस्कटॉप मॉडल को सेल करने पे, और प्लस अगर एक पोर्टेबल कंप्यूटर को सेल करता है व्यापारी तो उसको 5000 रुपया प्रॉफिट के तौर पे बचता है, जबकि उसको सेल करने के लिए कितना है? y पोर्टेबल मॉडल है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कुछ इतना ही आएगा। अब हमारा जो इन इक्वेशंस था वो डेवलप हो चुका है, एक ये हुआ है और एक वो हुआ है, समझ रहे हैं ना? और x y > 0 तो होगा ही। तो अब हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना? तो अब लास्टली क्या लिखेंगे बताइए? हेंस क्या लिखेंगे? हेंस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज कि मिनिमाइज? मैक्सिमाइज। किसको मैक्सिमाइज करना है? टोटल प्रॉफिट जो कि z है कितना? 4500x और प्लस 5000y, और जहाँ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या है बताइए? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, जहाँ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या है? सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स कितना है बताइए? सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है x + y इज लेस देन और इक्वल टू 250। और बताइए बाबू कितना? कहाँ गया? यहाँ पे 5x + 8y इज लेस देन और इक्वल टू 1400
और x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 बना लीजिएगा। इसके बाद बनेगा आपसे ये क्वेश्चन, बना लीजिएगा, ठीक है।